A warm welcome to all. Today we are going to learn about the biodiversity hotspot and the hottest hotspot. So firstly, I'll make you learn about the biodiversity hotspot. So होते क्या है biodiversity hotspot? तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो बना है वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स के वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म थी वो कॉइन की थी एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने जिसका नेम था नॉर्मन मायर, और उसने ये टर्म कॉइन की थी 1988 में। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है। एंडेमिज्म मीन्स कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, और एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलती हैं, ठीक है, विद द सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस। लेकिन अब क्या है, वो जो प्लांट है उनके पास क्या है, जगह नहीं है, यानी कि उनकी हैबिटेट लॉस हो रही है, और वो किन रीज़न से हो रही है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो आइडिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये आइडिया था नॉर्मन मायर का, जो कि अडॉप्ट किया था एक एनपीओ ने, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था अडॉप्ट, जिसका नाम था कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि वर्जीनिया में है, जो कि स्टेट है यूएसए की और अमेरिका की। सो एट प्रेजेंट देयर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, और जो ये 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड के, ये 2.4% ऑफ अर्थ का लैंड एरिया कवर करते हैं, जिसमें कि 50% वर्ल्ड की प्लांट स्पीसीज आती है एज ए इंडेमिक, मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलती है, यानी कि हॉटस्पॉट्स में ही मिलती हैं। और 43% ऑफ बर्ड, रेप्टाइल, मैमल, एम्फीबियन और इनकी स्पीसीज मिलती है एज अ इंडेमिक। तो अगर हम पढ़े कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में, अगर हम बात करें कंजर्वेशन इंटरनेशनल के बारे में, तो जो ये एनपीओ है इसका मिशन है टू क्या, उनको स्पॉटलाइट देना और सिक्योर करना उन बेनिफिट्स को जो नेचर प्रोवाइड करी है ह्यूमन को, जैसे कि फूड, फ्रेश वाटर, लाइवलीहुड्स मीन्स रहने के लिए जो जगह है, एंड अ स्टेबल क्लाइमेट। और जो ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल एनपीओ है ये क्रिएट हुआ था इन 1987 में, और जब 1989 था तो जो सीआई था, यानी कि जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल था, उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्शन के लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 36 क्या किए ऐसे वर्ल्ड के एरिया ढूंढे जहाँ जिनको कंजर्व करना क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट था, और जिनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी था। सो ये है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। सो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1999 में 1999 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो थी, जो कि एक एनपीओ है, उसने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक बुक में लिखा, जिसका नाम था, मतलब उस बुक में बताया, जिसका नाम था हॉटस्पॉट्स अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड द मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इकोरीजन्स। तो इस बुक में उन्होंने 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताया। इन 2005 जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल थी, उन्होंने फिर से एक अपडेटेड टाइटल पब्लिश किया, जिसका नाम था हॉटस्पॉट रिविजिटेड, अर्थ बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड द मोस्ट इंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इकोरीजन्स। और इसमें उन्होंने 35 हॉटस्पॉट के बारे में बताया। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी है वो 2017 की है, जिसमें कि द नॉर्थ अमेरिका कोस्टल प्लेन, जिसको कि हम NACP भी कहते हैं, उसको भी एज रिकोगनाइज किया गया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो अभी करंटली देयर इज़ अ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट। सो अगर हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो वो हो सकती है कि इट इज़ अ बायोजियोग्राफिकल रीजन दैट इज़ बोथ a significant reservoir of the biodiversity and is threatened with destruction, or we can say that rich in threatened, endemic, endangered, rare species, or facing significant habitat loss due to direct or indirect human activities. Specifically जो ये हॉटस्पॉट हैं ये उन 36 बायोलॉजिकली रिच एरियाज़ को बताते हैं और डिनोट करते हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे जो अपनी 70% से ज़्यादा या फिर 70% तक कम से कम हैबिटेट लॉस कर चुके हो। तो इंडिया
contribute 8% of the global biodiversity, although it bear only 2 to 4% of the लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड। इसे बताने के लिए कि इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जबकि वो एरिया क्या है, कम है, मतलब इंडिया का एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सो अब क्राइटेरिया, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। सो वो है कि कम से कम इसके पास 1500 स्पीसीज़ होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट की एज एंडेमिक। ओके, एंडेमिक मैंने बता दिया कि जो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही मिले, यानी कि वो हॉटस्पॉट वाले रीजन में ही मिलती हैं ओनली स्पीसीज़, और बाकी कहीं नहीं मिलती है। और जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है कि उन्होंने लॉस कर दिए होने चाहिए कम से कम 70% उनकी ओरिजिनल हैबिटेट, यानी कि जब वो एरिया स्टार्टिंग में ओरिजिन में आया तो उसकी जितनी हैबिटेट थी, अब प्रेजेंट में उसकी 70% नेचुरल हैबिटेट क्या है, लॉस हो चुका हो उसका। तो वो है सेकंड क्राइटेरिया। तो अब अराउंड पूरे वर्ल्ड में 36 ऐसे एरिया हैं जो इन इन दोनों क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, तो उनको हम एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। और ये वो एरियाज हैं जो कि लोकेट हुए हैं मैप में, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उन एरिया के नाम, जो कि है कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड्स, मीज़ो अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड, अटलांटिक फॉरेस्ट, सिराडो, चिलियन विंटर रेनफॉल, वेलविडियन फॉरेस्ट, टम्स चोको, मैगडालिना, ट्रॉपिकल एंडीज, मेडिटेरियन बेसिन, कैप फ्लोरिस्टिक रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मदकसागर, इंडियन ओशियन आइलैंड, मैप्यूता लैंड, पोंडा लैंड, अल्बनी, सक्यूलेंट कारो, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट। जो ये ईस्टर्न हिमालय है ये भी इंडिया में आता है, जो इंडो बर्मा है वो उस मतलब इंडिया भी उसमें आता है, और जो वेस्टर्न घाट है वो तो पूरे इंडिया में ही है, इंडियन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, मतलब पेनिनसुला में जो तीनों ओरों से पानी से घिरा हो, राइट। एंड उसके बाद एक सुंडालैंड है जो कि 29 नंबर है, ये भी इंडिया का और बाकी अदर कंट्रीज़ में है। तो फिर है श्रीलंका, ईस्ट मिलेनेशियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सुंडालैंड, ये भी इंडिया में ही है। जो निकोबार रीजन है वो इसमें आता है इंडिया का, वेलेसिया, जापान, माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, कोकेसस, इरानो एनाटोलियन फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, गूनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। सो ये सारे 36 हॉटस्पॉट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट दो क्राइटेरिया के बेस पे। सो जो ये साइट्स हैं ये सपोर्ट करती हैं नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट, बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन स्पीसीज। जो अबाउट 20% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है ना वो यहाँ पे रहती है, ठीक है, इन हॉटस्पॉट एरियाज़ में। अब हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया की, तो देर आर 4 हॉटस्पॉट जो कि इंडिया में हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ठीक है। सो और ये नेबरिंग कंट्री तक भी एक्सटेंड है, तो हम चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सो जो चिल्का और रामसर, सो मतलब जो चिल्का लेके वो एज अ रामसर साइट भी उसको बोला गया है, 1982 में बोला था, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। और पूरे जो वर्ल्ड है वहाँ पे 1200 रामसर साइट से भी क्या ज़्यादा साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। सो जो बोथ वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न हिमालय है वो हाई डिग्री एंडेमिज्म बताते हैं, एंडेमिज्म ने आपको बता दिया है, रिच इन फ्लावरिंग प्लांट, also in reptile, amphibian, shallow-tailed butterflies and some mammals। अब जो ईस्टर्न हिमालय है, अगर आपको ईस्टर्न हिमालय से रिलेटेड कंट्रीज़ के नेम याद करना है तो इसके लिए एक ट्रिक है, PCM एंड TB, यानी कि जिसने PCM पढ़ा है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, एन का मतलब नॉट, वो टीवी उसको टीवी के बारे में कुछ पता नहीं है, बिकॉज बायोलॉजी वालों को पता होता है टीवी के बारे में। तो आप ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हैं कि PCM जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, एन से उसको नहीं पता टीबी के बारे में, तो टीबी। P से पाकिस्तान, C से चाइना, M से म्यांमार, N से नेपाल, T से तिब्बत, B से भूटान, तो ऐसे हो गया।
सो ये ईस्टर्न हिमालय है, ये डिस्प्ले करता है अल्ट्रा वेरिड टोपोग्राफी, जो कि क्या करता है, प्रमोट करता है स्पीसीज की रिचनेस को, उनकी डाइवर्सिटी को, यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, राइट, एंड एंडेमिज्म को. So there is numerous deep and semi-isolated valley found in this region and they are rich in endemic species of plant. जिसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिक्किम का. इस सिक्किम का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि कितने एरिया में है, 7,298 किलोमीटर में है एक्सटेंडेड, और वहाँ पे 60% जो स्पीसीज है वो इंडेमिक है, और इसके पास रिच डाइवर्सिटी है किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, यानी कि क्रेडल मीन्स पालना, फ्लावरिंग प्लांट का पालना भी कहते हैं. अब आप इस इमेज में देख सकते हैं ईस्ट हिमालय जो कि किस कलर से दिखाया रहा है, ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है, और जो ये इंडो बर्मा रीजन है, बर्मा मीन्स क्या, म्यांमार ना, तो म्यांमार वाले साइड वाला रीजन क्या है आप देख सकते हैं, तो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, और फिर ग्रीन कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है वेस्टर्न घाट, जिसमें हम इंडियन पेनिनसुला बोल रहे थे, यानी कि तीनों ओर से क्या पानी से घिरा हुआ है ना, ये वाली पोजीशन, सो इसीलिए ये वेस्टर्न घाट, और रेड कलर से दिखाई दे रहा है आपको सुंडा लैंड. सो ये सिर्फ वेजिटेशन दिखाने के लिए, अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो ये इसको यूज़ कर सकता है. सो अब नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको हिमालयस के बारे में ही. तो यहाँ पे न्यूमरस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ हमें क्या मिलती हैं, जो कि कौन कौन सी फैमिली है, मैग्नोलिएसी, विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेंट्रासेंटेसी एक्सेट्रा. और प्रिमिटिव जेनरा भी मिलते हैं किसके, फ्लावरिंग प्लांट के, जिसकी मंगोलिया, अल्मस इस रीजन में मिलते हैं. जो फॉरेस्ट कवर है इस रीजन का वो डिक्लाइन हो चुका है इसकी ओरिजिनल के 1/3 का, यानी कि 1/3 डिक्लाइन हो गया जो उसका ओरिजिनल था, यानी कि पहले जितना था उसका अब 1/3 ही रह गया है ओनली. सो डिस्पाइट दिस इट इज़ अ, लेकिन इसके उस पर भी अभी भी ये क्या है, बहुत सारे प्लांट का होम है. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, सेप्रिया हिमालयन पैरासाइटिक जो एंजियोस्पर्म है वो ओनली दिखा गया है 2 बार पूरे 70 सालों में. तो ये मैंने बता दिया आपको ईस्टर्न हिमालय के बारे में. अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में. तो जो वेस्टर्न घाट होता है वो तो आपको पता है कि ओनली इंडिया में ही है, वो इंक्लूडेड, बाकी अदर कोई क्या है कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि कौन सी वाली साइड है, वेस्ट वाली साइड है, तो वेस्ट के भी मतलब साउदर्न वेस्ट वाली साइड. तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है. ये एक्सटेंड करता है अलॉन्ग द 16,000 किलोमीटर अलॉन्ग स्ट्रिप ऑफ द फॉरेस्ट पैरेलल टू कर्नाटका, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. बता दिया मैंने जहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आती है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है. जो इस पर्टिकुलर जो ये हॉटस्पॉट है वहाँ पे 40 स्पीसीज़ हैं एज अ इंडेमिक स्पीसीज़, और 62 स्पीसीज़ हैं, % ऑफ स्पीसीज़ हैं एम्फीबियन की, 50% स्पीसीज़ हैं लीजर्ड की, मतलब 50% लीजर्ड प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे. जो फॉरेस्ट होते हैं जो कि लो एलिवेशन में फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं वहाँ वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं मोस्टली, और वहाँ पे कवर करते हैं 1/5 ऑफ द इंटायर फॉरेस्ट एरिया. और जो फॉरेस्ट फाउंड होते हैं 500 मीटर से लेकर, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा 500 मीटर था, यहाँ पे है जो 500 मीटर से 1500 मीटर तक होते हैं वो होते हैं सेमी एवरग्रीन. ठीक है, तो ये जो आउट ऑफ 5 लोकेशन फाउंड बाय द IUCN एज अ थ्रेटन्ड, जो तीन एरियाज हैं ना वो कहाँ है, इस रीजन में ही मिलते हैं. ठीक है, ओके. सो जो 5 लोकेशन जो कि IUCN ने सिलेक्ट किया एज अ थ्रेटन्ड, उसमें से जो 3 लोकेशन है वो इसी एरिया में मिलते हैं कि वेस्टर्न घाट में ही मिलती है. और मायर के कहने से, मायर कहते हैं कि जो 6.8% ऑफ ओरिजिनल फॉरेस्ट हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं टुडे, जबकि जो बाकी अदर परसेंट है 100 में से जितना बच गया वो क्या है, डिग्रेड हो चुकी है. कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ हैबिटेट का. सो a declination of the forest cover has occurred probably between the 1972 and the 1985 at a rate paralleling that for India. Okay, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, एंड जियोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी है वो सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को. ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 17,000 जो फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज होती हैं वो रिपोर्ट की गई हैं इंडिया से, और जो मोर देन 17,000 में से जो मोर देन 4,500 स्पीसीज है वो वेस्टर्न घाट रीजन में ही मिलती हैं। सो डोमिनेटिंग प्लांट फैमिलीज जैसे कि अकैंथेसी होगी, ग्रैमिनी होगी, ऑर्किडेसी होगी, रूबिएसी होगी, लेबिटी होगी, कॉम्पोजिटी होगी, लेग्यूमिनेसी होगी, वो यहाँ पे ही मिलती है। तो मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ द रेयर ऑर्किड एंड मैनी ऑफ देम आर इंडेमिक। ठीक है, इंडेमिक मीन्स उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, इनकी ओनली वेस्टर्न घाट में ही मिलती हैं। ठीक है, ये जो सारी स्पीसीज मैंने बोली। तो मैनी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट जैसे कि क्या है, बनाना, राइस, ब्लैक पेपर, जिंजर एक्सेट्रा हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम हेयर। मतलब ये ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज भी माना गया है, ये जो वेस्टर्न घाट है, और यहाँ से अदर पार्ट में मतलब स्प्रेड हुई हैं वो स्पीसीज। तो अब थर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडो बर्मा रीजन। ओके, अगर हम इंडो बर्मा रीजन की बात करें तो हम कंफ्यूज होते हैं बहुत बार कि अंडमान किस में आएगा, निकोबार किस में आएगा। सो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अंडमान है और इंडो है, इसमें अंड मतलब सेम सेम साउंड आ रहा है इसका, तो इससे आप कह सकते हैं कि इंडो से अंडमान, यानी कि अंडमान रीजन यानी कि जो अंडमान रीजन आएगा वो आएगा हमारा इंडो बर्मा में, और जो निकोबार आएगा फिर वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो सुंडरलैंड में आएगा। ठीक है, तो जो इंडो बर्मा है उसमें बर्मा मीन्स म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसलिए इसका नाम भी बर्मा रखा है, और इंडो से इंडिया बन गया। ठीक है, कि इंडिया का कुछ रीजन और बर्मा का कुछ रीजन की म्यांमार आएगा। तो इसको आप याद रख सकते एक ट्रिक से, जिसका नेम है MTV कैम 16। इसका मतलब कि MTV में के कैमरे में शोले शूट हो रही है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते कि MTV यानी कि जो चैनल है उसके कैमरे में शोले शूट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। और M से हो गया म्यांमार, T से हो गया थाईलैंड, V से हो गया वियतनाम, सो से हो गया साउदर्न चाइना, और ला से हो गया लाओस। ठीक है, और कैम से हो गया कंबोडिया। सो इसमें जो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पूरा आता है, लेकिन असम को छोड़ के, और अंडमान भी इंक्लूड होता है, जो मैंने बता दी इंडो से अंडमान इंक्लूड होता है। ये स्ट्रेच्ड ओवर है डिस्टेंस 23,73,000 एरिया में ये कवर करता है। इन लास्ट 12 years 6 large mammal species have been discovered in this region, and this hotspot is also known for the endemic freshwater turtle species which are threatened to extinction. Okay, so यहाँ पे particularly 1300 डिफरेंट बर्ड की स्पीसीज मिलती है, और इसको ओरिजिन भी माना गया है क्रॉप प्लांट्स का। ठीक है, तो फोर्थ पढ़ रहे हैं हम हॉटस्पॉट इंडिया का, जो कि है सुंडरलैंड। मैंने पहले बता दिया कि इसमें निकोबार आता है और इंडो बर्मा में अंडमान आता है, तो यहाँ पे सिर्फ निकोबार ही आता है और अंडमान नहीं आता। इसको याद रखने के लिए कि सुंदर कौन है, सुंदर है ना वो लड़की, इसीलिए वो क्या है मिस पंजाब बन गई, यानी कि MISPB बन गई। तो M से क्या आ गया, M से आ गया हमारा मलेशिया, I से क्या आ गया हमारा इंडोनेशिया, और S से क्या आ गया हमारा सिंगापुर, और P से हमारा क्या आ गया, B से हमारा क्या आ गया ब्रूनेई। ठीक है, सो ऐसे करके फिर इन 2013 जो सुंडरलैंड है उसको डिक्लेयर किया गया एज अ वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जो सुंडरलैंड है वो मतलब जो वो वन ऑफ द बायोलॉजिकली रिचेस्ट हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, और वो कंप्राइज करते हैं 25,000 स्पीसीज किसकी, वेस्कुलर प्लांट की। वेस्कुलर प्लांट यानी कि वो प्लांट जिसमें क्या हो, वेस्कुलर टिश्यू हो, इसलिए ऑफ विच 15,000 आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब मैंने बताया कि हैबिटेट लॉस होता है, तो हैबिटेट लॉस क्यों होता है, फिर थ्रेट क्यों है बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं। तो थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी विद इन इट। ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड्स रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, लिवलीहुड चाहिए, तो लाइवलीहुड के लिए अपने घर बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, या फिर बायोडाइवर्सिटी को हम कह सकते हैं। सो सेकंड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और इन्हीं रीजन की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि CFC की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि CFC क्या कर रही है, ओजोन को डिप्लीट कर दे, जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर ग्लोब जो हमारा क्या है,
जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या राइज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण सुनामी सुनामी नहीं सॉरी जिसके कारण क्या फ्लड्स आ रही हैं, राइट, ग्लेशियर पिघल रहे हैं बिकॉज सी लेवल हाई हो रहा है इसलिए। अब से थर्ड है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये हो रहा है, और रिड्यूस एबिलिटी ऑफ हैबिटेट टू सपोर्ट स्पीसीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉल्यूशन। तो अगर इंट्रोडक्शन हो रहा है पॉल्यूटेंट का, जैसे कि न्यूट्रिएंट की ओवरलोडिंग हो रही है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारा नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, तो भी क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है किसको, फ्लोरा फाउना को, राइट। सो ओवर एक्सप्लोइटेशन की हमें जितनी नीड भी नहीं है उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, नेचर ने जो हमें चीज़ें दी उनको। सो हैबिट लॉस की जो रीज़न हो सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, फार्मिंग कर रहे हैं हम, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और जो ये हैबिटेट लॉस हो रहा है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी हो रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण भी हो रहा है, क्योंकि जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट सॉरी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एरिया की। और पोचिंग क्या होती है वो तो आपको पता ही है। फिर पोचिंग होती है हंटिंग और हार्वेस्टिंग वाइल्ड प्लांट और एनिमल का, जैसे कि बाय किस किस से कर सकते हैं, जैसे हम हंटिंग से कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं, फिशिंग से कर सकते हैं, ट्रैपिंग से कर सकते हैं। अब अगर मैंने आपको थ्रेट्स बता दिया बायोडाइवर्सिटी, तो मैं आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बता देती हूँ, 5 प्लांट की मेनली। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ मीन्स वो स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार में, यानी कि पूरी तरह से लुप्त होने की कगार में है। तो वो स्पीसीज़ हैं इबोनी ट्री, इंडियन मेलो, मालाबार लिली एंड द असम कैटकिन यू एंड मिल्कवॉट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इबोनी ट्री आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है इम्यूनिटी के टिम्बर, ये टिम्बर के लिए यूज़ करता है इसलिए इसको एक्सप्लोइट किया जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है इंडियन मैलो, और ये आपको दिख रही है मालाबार लिली, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेंटो टेक्सस असमिका, जिसको हम असम कैटकिन यू भी कहते हैं। और ये आपने यहाँ पे देख लिया मालाबार लिली को। फिर ये हमारा है मिल्क वॉट। सो ये था हॉटस्पॉट के बारे में। अगर हम अभी पढ़े हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के बारे में, तो जो हॉटस्पॉट हैं उनमें से भी सिलेक्ट किया जाता है कुछ हॉटस्पॉट को, जिनको हम कहते हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट को। ये वो रीजन्स होते हैं जो रिच होते हैं अदर हॉटस्पॉट से इन टर्म ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, वो है इंडेमिक प्लांट, इंडेमिक वर्टिब्रेट्स, इंडेमिक प्लांट एरिया रेशो और इंडेमिक वर्टिब्रेट एरिया रेशो और परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन। प्राइमरी वेजिटेशन मीन्स that vegetation that is present at the time of the origin, okay। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस करेक्टर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की 36 हॉटस्पॉट्स में से, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इसमें से कि इंडेमिक प्लांट्स में हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, वैसे 36 तक मतलब रैंकिंग बनाएंगे। वैसे इंडेमिक वर्टिब्रेट के लिए बनाएंगे इंडेमिक प्लांट देखेंगे, पर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऐसा ना होना कि एरिया कम हो और प्लांट भी कम हो, तब तो सिंपल रहता है वो इक्वलाइज हो जाएगा। जैसे कि ऐसा हो कि एरिया कम हो लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा हो, तो क्या है, रैंक ज़्यादा आएगा उसका, मतलब फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, ऐसे करके हम क्या करेंगे, सबकी रैंकिंग कर देंगे। तो जब दिस 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट अपेयर एटलीस्ट 3 टाइम्स, जब ये 3 टाइम एटलीस्ट क्या टॉप 10 की लिस्ट में आएंगे हर फैक्टर के लिए, यानी कि इंडेमिक प्लांट के लिए भी हर इन 5 फैक्टर के लिए आएंगे, 3 मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट 3 में आएंगे, टॉप 10 में आएंगे, सॉरी 3 बार, तो उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के लिए। तो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, जो कि कौन कौन से हैं, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है एंड श्रीलंका भी बोलते हैं जिसको, और सुंडालैंड है। ये 3 तो क्या है, इंडिया के ही हैं। फिर फोर्थ है मदक सागर, फिर आ गया फिलीपींस, कैरिबियन आइलैंड, ब्राज़ील्स अटलांटिक फॉरेस्ट एंड ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ, एंड लास्ट कौन सा है, वो है ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया। तो वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कैरिबियन है,
यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील अटलांटिक फॉरेस्ट है। यहाँ पे ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया है। फिर यहाँ पे मदक सागर है। यहाँ पे सुंडरलैंड देख सकते हैं आप। यहाँ पे फिलीपींस देख सकते हैं। वेस्टर्न